हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्प्रेंग चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक। क्या क्या चेंजेस आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अर्थव्यवस्था में, तो यही सारी चीज़ें हम जो हैं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करे और बेहतर बनाए। स्वतंत्र भारत के नेतृत्वकर्ताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र, समाजवाद और पूंजीवाद व्याप्त हैं। उन्होंने पूंजीवाद और समाज दोनों के लक्षणों को सम्मिलित कर एक नया आर्थिक तंत्र यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित किया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत की योजना का जनक कहा जाता है। तो देखिए, भारत की योजना का जनक किसको कहते हैं? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जो आगे की योजनाओं की आधारशिला बनी। ठीक है। तो महालनोबिस मॉडल पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसलिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत का योजना शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन विभाग या योजना आयोग का गठन हुआ। पूछा जाता है गठन, तो एक क्वेश्चन ये, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग प्रारंभ हुआ। योजना आयोग के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन करने के उपरांत संसद से पारित कराकर पंचवर्षीय योजना जो है लागू की जाती है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं? देखिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की कुछ रणनीति और लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता। समृद्धि क्या है? समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि। ठीक है। अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृहद स्टॉक उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करे। सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का क्या है? संकेतक है। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और भी अधिक लोग जो है इसका आनंद ले सकेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना के शब्दों में, अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन आवश्यक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में वस्तुओं और सेवाओं के अधिक उत्पादन पर जोर दिया गया। ठीक है। जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में ये उपयुक्त 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। कुछ में सेवा क्षेत्र और कुछ में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करते हैं। फिर बात आती है आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा क्या किया गया? नई जो तकनीक थी उनको स्वीकार किया गया। नई तकनीक का प्रयोग ही क्या है? आधुनिकीकरण है। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों की बजाय नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ केवल नई तकनीक के प्रयोग से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन भी है। जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थी, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। फिर बात आती है आत्मनिर्भरता। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के 2 रास्ते हैं: अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग और स्वयं के संसाधनों का उपयोग। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया और अन्य राष्ट्रों से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका आयात हतोत्साहित किया गया, यानी कि अगर जो चीजें हमारे पास बन सकती हैं उनको वहां से क्यों लेना। ठीक है। इस नीति में मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया और यह आवश्यक थी। एक नए स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती, क्योंकि इस बात का भय रहता कि अन्य राष्ट्रों में हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है।
ठीक है। फिर बात आती है समानता। समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा, इनकी सुविधा प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। ठीक है, तो हर एक को जो है सेम सुविधाएं मिले या समानता का विकास हो। आगे देखिए, वर्तमान परिदृश्य में आयोजन का स्वरूप व नीति आयोग। जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत के स्वरूप परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार हेतु थिंक टैंक की तरह कार्य करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देना और नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण की भूमिका सुनिश्चित करना। ठीक है, तो जनवरी 2015 को मतलब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके क्या किया गया था, नीति आयोग बनाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं योजना काल में क्षेत्रफल विकास कैसे, मतलब किस क्षेत्र में क्या विकास हुआ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कृषि क्षेत्र का विकास इस योजना में। 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान 59% था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही क्या थी, आजीविका का साधन थी। औपनिवेशिक शासनकाल में यानी कि जब भारत गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों का, उस वक्त जो था कृषि क्षेत्र में न तो वृद्धि हुई और न ही समता रह गई। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ठीक है, कृषि की भूमिका देखिए, राष्ट्रीय आय में हिस्सा, रोजगार में हिस्सा, औद्योगिक विकास के लिए आधार, विदेशी व्यापार की महत्व और घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कृषि। ठीक है, भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं देखिए। सामाजिक समस्याएं देखें तो सामाजिक वातावरण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, निर्वाहित कृषि, भूमि का अवक्रमण और फसलों का नुकसान, ये सामाजिक समस्याएं हैं। संस्थागत समस्याएं देखें तो सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, साख व बाजार सुविधाओं का अभाव, साख व बाजार सुविधाओं का और जोतों का आकार, तकनीकी में सिंचाई सुविधाओं का अभाव, फसलों का अनुकरण और उत्पादन की अप्रचलित तकनीकी, ये भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। 1950 से 90 में देखिए अवधि के दौरान कृषि की नीति क्या रही, भूमि सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन, लगान का नियमन, भू सीमा का निर्धारण किया गया, जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती। प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी का जो है प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि हुई। ठीक है, सामान्य सुधार क्या किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, कृषि मूल्य नीति अपनाई गई, संस्थागत शाखों का प्रावधान और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हुआ। तो ये कुछ जो थी कृषि नीति बनी थी 1950 से लेकर 90 की अवधि के दौरान। बात करें हरित क्रांति की, तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 60 दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो ऊंची उपज वाले बीजों, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एवं रासायनिक खादों में नई तकनीक के प्रयोग के फलस्वरूप है। हरित क्रांति की 2 अवस्थाएं रही, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। प्रथम अवस्था 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक और 70 से 80 के दशक के मध्य तक द्वितीय अवस्था। हरित क्रांति की अवस्थाएं क्या थी, विशेषताएं उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, कीटनाशकों का उपयोग और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसके प्रभाव क्या हुए, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, निम्न आय वर्गों को लाभ हुआ, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। ठीक है, सीमाएं भी थी, खाद्य फसलों तक ही सीमित थी, मतलब हरित क्रांति जो थी वो गेहूं, मक्का, धान इन पर जो थी यूज की गई थी, सीमित क्षेत्रों में थी। ठीक है, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्यों तक सीमित। किसानों में असमानता तथा आर्थिक क्षमता में गिरावट आई, सीमित समय तक प्रभावी और अपरिपक्वता समाप्ति की ओर और मानात्मक वृद्धि, परंतु गुणवत्ता में, पोषण गुणवत्ता में गिरावट आई। ठीक है, किसानों को आर्थिक सहायता, कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से है, सब्सिडी जो होती है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना। भारत में अधिकांश किसान क्या है, गरीब हैं। सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद पाएंगे। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर व गरीब किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। इसके विपक्ष में तर्क सब्सिडी जो हमने अभी पढ़ी, किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में। उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को लाभ मिला था, अब कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है, तो ये विपक्ष में तर्क थे। ठीक है,
मतलब कुछ ने पक्ष में कहा कि सब्सिडी सही है, कुछ ने मना किया। ओके, उसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र में। देखते हैं उद्योगों का महत्व। रोजगार सृजन, कृषि का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा, श्रम की अधिक उत्पादकता, समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी, आत्मनिर्भर विकास को उन्नत करता है और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक नीति 1956, ये क्या थी? देखिए, भारत का औद्योगिक संविधान विशेषताएं क्या थी? उद्योगों को 3 श्रेणियों में रखा गया। प्रथम श्रेणी में वे 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किए गए थे। सेकंड श्रेणी में वे 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। और उपरोक्त पहली और दूसरी श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। तो ये था औद्योगिक नीति 1956। ठीक है। औद्योगिक लाइसेंसिंग, निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से क्या हो गया? लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग थे, उनका विकास किया गया। औद्योगिक शांति में कमी आई, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण दिए जाने लगे। ठीक है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, मजबूत औद्योगिक आधार का सर्जन हुआ, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ। ठीक है। बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए जरूरी था। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय और धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए, और रोजगार प्रदान करने के लिए, और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका रही। ठीक है। उसके बाद लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका देखिए तो स्वरोजगार, कम पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान तकनीक, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात को बढ़ावा मिला, आय का समान वितरण, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार और कृषि का विकास हुआ। ठीक है। समस्याएं भी थी, वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या थी, बाजार की समस्याएं, अप्रचलित मशीन व संयंत्र। ठीक है। जो छोटे स्तर के जो उद्योग थे उनमें जो समस्याएं रही, तानाशाही बाधाएं आई, बड़े स्तरीय उद्योगों से प्रतियोगिता भी थी। ठीक है। विदेशी व्यापार, व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन, ये क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादनों से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया गया। एक था प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर, और कोटा। इसका अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से होता है। कारण क्या थे आयात प्रतिस्थापन के? भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं थे कि वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। ठीक है। महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बचाना। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हरित क्रांति पूछा, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो हमने ऊपर पढ़ा भी, हरित क्रांति क्या थी? 6 दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से रिलेटेड थी। ठीक है। जिसमें ऊंची उपज वाले बीज यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे उनका इस्तेमाल किया गया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया, तो वही थी हरित क्रांति। बाजार आधिक्य क्या है? किसानों के पास जो है जब अपने उपभोग से अधिक उत्पादन जिसे वे बाजार में बेचने के लिए जाते हैं वो बाजार आधिक्य होता है। लघु स्तरीय उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनमें केवल 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, लघु स्तरीय उद्योग होते हैं। आर्थिक सहायता क्या है? तो ये है सरकार द्वारा जो उत्पादकों को सहायता दी जाती है जिससे वे अपनी वस्तु को जो है बाजार कीमत से कम दर पर बेच सके। HYV यानी उन्नतशील किस्म वाले बीज क्या होते हैं? ठीक है। तो HYV क्या है? जो ऊंची उपज वाले जो बीज होते हैं जिनसे उपज जो है ज्यादा होती है उनको कहा जाता है HYVs। भारत में हरित क्रांति का आगमन कब हुआ था? तो 1960 के दशक में हुआ था। 1991 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत योगदान कितना था? 52% था। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। सन 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 श्रेणियों में पढ़ा था हमने। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही थी? तो गेहूं और चावल में। सबसे ज्यादा गेहूं में रही थी। ठीक है। उसके बाद चावल। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 7। ठीक है। थैंक यू सो मच।